तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष, भारतीय संविधान के निर्माता। क्या क्या कहें यार, मतलब बहुत 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 सारी चीज़ें हैं। भारत रत्न प्राप्त करता है ना, देश के मतलब अभूतपूर्व व्यक्ति है यार। इन जैसा शायद ही दुनिया में कोई होगा, और शायद ही इनके जैसा इंटेलेक्चुअल जो व्यक्ति है वो शायद ही अब कभी हमें देखने मिले, है ना। तो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। कई सारे एग्जाम्स में भी, है ना, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जैसे MPPSC बोलते हैं, और भी बहुत सारी PCS एग्जाम या फिर BA BCom वाले एग्जाम में जो थिंकर्स वाला पार्ट है, जो पॉलिटिकल थिंकर्स वाला पार्ट है, वहाँ पर भीमराव अम्बेडकर जी का महत्वपूर्ण रूप से योगदान है और पूछे ही जाते हैं। तो विस्तार से चर्चा करेंगे इनके बारे में हम। तो हम आज देखने वाले हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, हमारी ये थिंकर्स की, पॉलिटिकल थिंकर्स की सीरीज़ में। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म हुआ 14 अप्रैल 1891 इंदौर के महू, इंदौर से नज़दीक में एक टाउन है महू, उस वहाँ पर इनका जन्म हुआ। इनके जो पिताजी का नाम था वो था रामजी मलोजी सकपाल। अब देखिए, सकपाल ना आपने बहुत बहुत कम सुना होगा। तो एक्चुअल में हुआ क्या था ना यार, सकपाल के साथ में, मतलब जो इनका सरनेम है सकपाल, वहाँ ये हुआ कि इनके जो टीचर थे वहाँ पर, जो महू में जो एक गाँव है अम्बेडकर नगर, मतलब जैसे आपने सुना होगा महू का जो स्टेशन का रेलवे का नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नगर रख दिया है ना, महू रेलवे स्टेशन का नाम। तो वहाँ पर एक गांव है अम्बेडकर नाम से। तो इनका जो आप सुनते हो ना भीमराव अम्बेडकर, तो वो अम्बेडकर जो है ना वो गांव का टैग है, समझ रहे हो। तो सकपाल को इन्होंने रिप्लेस करके वहाँ अम्बेडकर कर लिया। आगे चीज़ें आएंगी, विस्तार में देखते हैं। माता जी का जिनकी का नाम था वो था भीमाबाई जी। मृत्यु हुई उनकी 6 दिसंबर 1956, बौद्ध धर्म अपनाने के लगभग 1 या 2 साल, देखते हैं कितने टाइम, मुझे थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है, लेकिन उन्होंने लास्ट में बौद्ध धर्म अपनाया था अपने जीवन के अंतिम समय में। 1956 में इनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपने माता पिता की 14वीं संतान थे, यानी 14th, जो मतलब 13 भाई बहन जो थे या जो भी थे इनसे बड़े थे इनके घर में, और ये 14वीं संतान थे अपने माता पिता की। शिक्षक महादेव अम्बेडकर के कहने पर उन्होंने अपने नाम से सकपाल हटाकर अम्बेडकर जुड़ लिया, जो उनके गांव के नाम अम्बावड़े पर आधारित था। अभी मैंने आपको बता ही दिया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने महार जाति से संबंधित थे, ठीक है, किस जाति से संबंधित है, तो ये आ जाता है, फैक्ट आ जाता है कहीं भी लिखने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी किस जाति से संबंधित थे, तो ये महार जाति से संबंधित थे। नेक्स्ट आ जाता है आपका कि अब इनके बारे में आ जाता है कि भाई अम्बेडकर द्वारा स्थापित जो संस्थान है उनके बारे में बताओ। तो किन किन प्रमुख संस्थानों की इन्होंने स्थापना की उनके बारे में, क्या है ये, क्या है, एक सेकंड, ये रोक दिया हमने। संस्थाएं जो उन्होंने स्थापित की, तो बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना की, समता सैनिक दल की स्थापना की, स्वतंत्र लेबर पार्टी की इन्होंने स्थापना की, भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना भी इन्होंने की। मैंने बताया था ना लास्ट में इन्होंने जीवन के अंतिम समय में बौद्ध धर्म अपनाया था। तो यहाँ देखो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कुछ जो रचनाएं हैं, यानी कि जो इनकी कुछ बुक्स हैं, वहाँ पर हम थोड़ा सा डालें। क्या होता है यार, स्टार्टिंग में ना पढ़ते समय मैं आपको बहुत अच्छे से इनके विचार बताऊँगा, इनके राजनीतिक विचार बताऊँगा, इनके पॉलिटिकल जो आइडियोलॉजी थी वो बताऊँगा, बहुत अच्छे से बताऊँगा। लेकिन स्टार्टिंग में अगर किसी व्यक्ति के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है कि भाई उसका योगदान क्या था समाज में, उसने कितनी बुक्स लिखी, क्या लिखा, उन्हें उसकी आइडियोलॉजी क्या थी, तो शुरू में वो चीज़ जो जानते हैं ना, जिसको बोलते हैं हम एक इंट्रो टाइप से, वो चल रहा है। अभी बहुत विस्तार से चर्चा होगी, बहुत अच्छे से बात आप सुनते जाइए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रमुख जो रचना है वो थे बुद्ध का और बुद्ध और नया धर्म, द अनटचेबल, बोला था आर्टिकल, संविधान के आर्टिकल 17 में जो अनटचेबिलिटी की जो मतलब जो चीज़ जोड़ी गई, वो कहीं ना कहीं इनके द्वारा ही उसको जोड़ा गया, इनके द्वारा ही उसको प्रोत्साहित किया गया। और एक और थे पटेल साहब, वो भी बहुत ज़्यादा उसके पक्ष में थे। गांधी और गांधीज्म, ये इनकी बुक है। शूद्र कौन थे, ये भी इनकी बुक है। फिलॉसफी ऑफ हिंदू, ये इनकी बुक है। तो ये सारी की सारी जो है भीमराव अम्बेडकर जी की बुक्स हैं जो इन्होंने लिखी। भैया बिल्कुल लिख सकते हैं, इतनी किताबें हैं, इतने इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हैं कि कुछ पूछो मत। मुझे लगता है BN राव साहब के अगर नाम आता है तो शायद इनका था, या फिर हो सकता है ये उनकी टक्कर भी बैठते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, BN राव, ये जो 2 व्यक्ति थे संविधान सभा में, ये बहुत 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 ज़्यादा इंटेलेक्चुअल व्यक्ति थे, हर मतलब हाईली लिटरेट व्यक्ति थे। अब इन्होंने कुछ समाचार पत्र भी निकाले, तो उनके बारे में मूक नायक, भाषा मराठी, पाक्षिक पत्र 1920 में इन्होंने प्रकाशन किया। तो बहुत सारे मतलब दलितों की आवाज़ के लिए इन्होंने बहुत सारी मैगजीन्स निकाली, बहुत सारे पत्र निकाले। तो ये वो पत्र हैं, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हम इनके एक्चुअल में विचारों पे बात करने वाले हैं ना। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो पहला सत्याग्रह था, अब ये सत्याग्रह ये भी थे, ऐसा नहीं है आप सोचो कि गांधी जी ही सत्याग्रह में थे, तो ये भी इन्होंने भी सत्याग्रह किए। 1927 में महद तालाब सत्याग्रह। अब कोई फैक्ट आ जाता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने जीवन का पहला सत्याग्रह कहाँ किया, तो पहला सत्याग्रह किया महद तालाब सत्याग्रह। और दूसरा जो सत्याग्रह था वो तो बहुत फेमस है, आपको पता होगा, कलाराम मंदिर में प्रवेश के लिए, यानी कि जो वंचित वर्ग था, जो अनुसूचित जाति से जो लोग आते थे, उनको उस मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता था, तो वहाँ पर इन्होंने इस मंदिर के प्रवेश के लिए एक सत्याग्रह किया। नेक्स्ट हो जाता है, अब आ जाते हैं विचार, जिस पर हम
लाइकली रूप से विश्वास मतलब विचार करने वाले हैं, जो एक्चुअल में हम जिसको वीडियो का आधार है वो ये है। तो भीमराव अंबेडकर के सामाजिक विचार यानी कि जो सोसाइटी के लिए, जो समाज के लिए जो इनके विचार थे वो कैसे विचार थे। तो इनका जो समाज के विचार थे वो थे कि वे वर्ण व्यवस्था से संबंधित विचार। तो वर्ण व्यवस्था पर कि भाई वर्ण व्यवस्था सही है गलत है, तो उससे संबंधित विचार क्या थे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जाति व्यवस्था से संबंधित विचार, महिलाओं के अधिकारों के लिए इनके क्या विचार थे, शिक्षा से संबंधित क्या विचार थे, तो उस तरह के धार्मिक, राजनीतिक, ये सब प्रकार के विचार हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामाजिक विचार, यानी कि सोसाइटी के लिए, यानी कि जो समाज है उसके लिए क्या विचार थे। देखो यार, बहुत जगह एग्जाम्स में ना पूछ ही लिया जाता है, अलग से पूछ लिया जाता है कि जैसे कि किसी भी एग्जाम की बात लो, कोई पीएससी मेंस में ही आ गया कि 5 मार्कर में आ गया, या 50 शब्दों में लिखने आ गया, 40 शब्दों में लिखने आ गया कि भाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या फिर 30 शब्दों में लिखने आ गया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामाजिक विचार के बारे में लिखिए। तो थोड़ी सी अपन स्टार्टिंग में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बता देंगे और फिर सामाजिक विचार लिख देंगे। तो वहाँ पर आप इसका आंसर को सेट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और वो व्यक्ति जो कि एक वास्तविक समझ के लिए, एक जनरल नॉलेज के लिए भी अगर इसको सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं, बहुत 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 नॉलेज बढ़ेगी आपके ना। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सामाजिक व्यवस्था में समता स्थापित करने के लिए अमूल चूक परिवर्तन किया। अमूल चूक यानी कि बहुत सारे परिवर्तन किए जिन्हें नकारा नहीं जा सकता। पारिवारिक सुधार एवं सामाजिक सुधार के माध्यम से समाज में व्यापक सुधार की अवधारणा उन्होंने दी। पारिवारिक सुधारों में उन्होंने स्त्री शिक्षा पर जोर दिया, विधवा पुनर्विवाह पर उन्होंने जोर दिया। वहीं सामाजिक सुधारों में उन्होंने वर्ण भेद को मिटाने के लिए जोर दिया। वर्ण जो भेद है ना, वर्ण के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है उसको मिटाने के लिए उन्होंने बहुत सारी यार वो तो बहुत सारे ना, इन्होंने पेपर्स भी लिखे, बहुत सारे लेटर्स भी लिखे, तो बहुत महत्वपूर्ण योगदान था वहाँ भी इनका। जाति प्रथा का जो उन्मूलन था है ना, अस्पृश्यता का जो उन्मूलन था, अस्पृश्यता के जो विरोध में चीज़ें की इन्होंने। अब वर्ण व्यवस्था संबंधी इनके विचार देखो, तो वर्ण व्यवस्था से संबंधित क्या विचार थे, अब ये समझ रहे हो। आप देखो सामाजिक विचार आ गए, अब सामाजिक विचार में एक चीज़ क्या है कि वर्ण व्यवस्था। तो वर्ण व्यवस्था देखो इनकी, आप वर्ण व्यवस्था संबंधित जो विचार थे वो ये थे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, इनकी जो बुक थी हु वॉज शूद्र, शूद्र कौन थी, ये थी ना यार अभी जो हमने पढ़ी बुक्स, रचनाएं जो पढ़ी, मैं वर्ण आश्रम व्यवस्था का अस्वीकार किया। मतलब जो वर्णाश्रम जो व्यवस्था है, जो वर्ण आधारित व्यवस्था है, जो सोशलॉजी का, जो समाजशास्त्र का एक पार्ट है वर्णाश्रम व्यवस्था, उसका इन्होंने टोटल अस्वीकार किया, विरोध किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कहना है कि वर्ण व्यवस्था ब्राह्मणवादी हितों की पूरक है। ये तो सही बात है ना, इसमें अंतर क्या है। यह व्यवस्था अन्याय, असमानता एवं शोषण पर आधारित है। हिंदू धर्म के ऐसे सभी ग्रंथ जो इस व्यवस्था को स्वीकार करते हैं उन्हें अमान्य किया। भाई इन्होंने माना ही नहीं। तो एक बहुत अच्छा पॉइंट हो सकता है आपके बारे में, आपके मतलब लिखने के लिए या फिर समझने के लिए। आप इसमें से 2 से 3 पॉइंट भी बना सकते हैं। वर्ण व्यवस्था गतिशीलता को रोकती है, जो समाज की जो गतिशील है, जो आगे बढ़ने का जो विकास का स्वरूप है उसको रोकती है वर्ण व्यवस्था। एवं रुचि एवं योग्यता के अनुसार नहीं बल्कि जन्म के अनुसार श्रमिकों का विभाजन करती है। वर्ण व्यवस्था सामाजिक विषमताओं को बढ़ावा देती है। ये सत्य है, आप चीज़ें समझ ही रहे होंगे, इसमें कुछ समझाने जैसा है नहीं है। जो आधुनिक एवं सभ्य सभ्यताओं के लिए अनुचित है, उचित नहीं है या अनुचित है, एक ही बात है। वर्ण व्यवस्था बौद्धिक एवं शारीरिक श्रम को अलग अलग रखती है एवं बौद्धिक को कुलीन मानती है। इस प्रकार वर्ण व्यवस्था एक बंद व्यवस्था है जो समाज में सृजनात्मक शक्तियाँ कैसे बनेंगी, कोई आदमी अपनी क्षमता के अनुसार कैसे काम कर पाएगा, अपनी समझ के अनुसार कैसे काम कर पाएगा अगर इस तरह की व्यवस्था समाज में व्याप्त रहेगी। तो जाति व्यवस्था से संबंधित विचार, तो भीमराव अंबेडकर की जाति व्यवस्था से संबंधित विचार जो थे वो ये थे कि वर्ण व्यवस्था के स्थायी हो जाने पर जाति व्यवस्था प्रचलन में आई। अब जब वर्ण व्यवस्था स्थायी रूप से हो गई तो अब वर्ण के बाद जाति व्यवस्था आ गई। तो ये व्यवस्था समाज में अब अस्पृश्यता यानी कि जो छुआछूत है, यानी कि जो अनटचेबिलिटी है, समझ पा रहे हैं, अनटचेबिलिटी को जो क्या बढ़ावा देती है। कौन सी व्यवस्था? जातीय व्यवस्था। असमानता में वृद्धि करती है। समाज में चतुर्वर्ण, अब चतुर्वर्ण कौन से हैं आपको पता ही है, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र। ये चतुर्वर्ण वाली जो व्यवस्था है इसमें निम्न स्तर पर विद्यमान जातियों के इस अस्पृश्यता व्यवहार कि उनसे किया जाता है, उन्हें शिक्षा, संस्कृति, इन सब चीज़ों से वंचित रखा जाता है। इस जो जाति व्यवस्था है उसके उन्मूलन के द्वारा ही इस प्रथा को समाप्त किया जा सकता है। जाति व्यवस्था का उन्मूलन क्या है भैया? अब जाति व्यवस्था का उन्मूलन क्या है कि भाई अपनी जो शादी है, अपनी बच्ची की शादी या फिर अपने जो शादी समारोह है वो अंतरजातीय होने लगे, अंतरजातीय भोज होने लगे, अंतरजातीय शादी समारोह होने लगे, विवाह पद्धति अपनाई जाए, तो ये जाति व्यवस्था को खत्म कर देगी। अब महिला सशक्तिकरण के जो क्षेत्र में जो अंबेडकर जी के विचार थे उन पर चर्चा करेंगे हम। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा महात्मा ज्योतिबा फूले, समझ आ गया, भूमि आंदोलन, भूदान आंदोलन, वो हैं ज्योतिबा फूले जी, से प्रेरणा लेकर महिलाओं एवं महिला आंदोलन की शुरुआत की। जो देखो एक चीज़ और बताऊं, पता है ज्योतिबा फूले जो है ना, इनकी जो वाइफ थी सावित्रीबाई फूले जी, जो इनका नाम था,
वो यार मतलब आप उनका स्ट्रगल सुनो। एक छोटी सी चीज़ मुझे याद आ गई तो बता देता हूँ यार। पता है मतलब इतनी ज़्यादा डेडिकेटेड थी ना यार वो लेडी, मतलब हेड्स ऑफ यार कि मतलब महिलाओं को पढ़ाने के लिए, और जो व्यक्ति हैं जो पढ़ाई जो शिक्षा से वंचित रह जा रहे हैं, जो उस समय के हिसाब से जो निम्न जाति में आने वाले जो व्यक्ति थे, या फिर वो व्यक्ति जिनका शोषण हो रहा था, जो पढ़ाई जो एजुकेशन के लिए नहीं कर पा रहे थे चीज़ें, उनके लिए पता है यार उन्होंने कैसी मुहिम चलाई। मतलब लोग उनका बहुत विरोध करते थे। अपने जब घर से वो निकलती तो एक पॉलीथीन में एक अलग से कैरी करके अपनी एक अलग से एक एक्स्ट्रा साड़ी लेके जाती थी, और जब वो उन्हें पता था कि जब वो घर से निकलेंगी तो जो लोग हैं रास्ते में मिलने वाले, जो उस व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं कि वो जो उच्च वर्ग मतलब उस समय ब्राह्मण वैश्य जो लोग थे, वो ये चाहते थे कि भाई ये अगर ये जो पढ़ जाएंगे, निम्न वर्गीय लोग पढ़ जाएंगे। हालांकि मैं इस भाषा का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, उस व्यवस्था के हिसाब से बता रहा हूँ जो कि हमें सुनने मिलती है कि भाई ऐसा वर्ग था, एक उच्च वर्ग था, एक निम्न वर्ग था, तो ये भेद था, उसको वो खत्म करना चाहती थी। तो इसलिए वो चाहती थी कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित करें, अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं जो इस व्यवस्था से वंचित हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित करें। तो इसके लिए ना उन्होंने मुहिम चलाई, घर से निकलती एक साड़ी एक्स्ट्रा लेके। और जब वो यार तुम्हें लिटरेट पता नहीं होगा वो क्यों लेके निकलती थी, पता है कि जब वो रास्ते से स्कूल तक, अपने घर से स्कूल तक जब जाती थी ना, तो लोग बाग कोई उन पर कीचड़ फेंक रहा है, कोई उन पर कुछ मतलब कुछ गंदा फेंक रहा है, कूड़ा फेंक रहा है, तो जब वो स्कूल पहुंचती थी ना तो इतनी ज़्यादा बुरी दशा हो जाती थी उनकी। तो उसके बाद भी देखो कितना डेडिकेशन था कि वो साड़ी इसलिए लेके जाती थी, उसे वो चेंज करती है ना, अच्छे गेटअप में आती, मतलब एक जो पढ़ाने में, जो स्टूडेंट्स को पढ़ाने में थोड़ा बेटर लगे वो चेंज करके फिर वो उन्हें पढ़ाती, फिर वहाँ पे काम चलता उनका। समझ रहे हो आप, मतलब कितना ज़्यादा डेडिकेशन चाहिए यार। मतलब सोचो क्या लेडी रही होंगी, है ना। इसलिए तो उन्हें भारत की फर्स्ट लेडी प्रिंसिपल या फर्स्ट लेडी शिक्षिका बोलते हैं। तो आगे चीज़ें हैं, हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में आ जाते हैं। तो इन्होंने जो है, जो अम्बेडकर जी ने स्त्रियों के पतन के जो कारण बताए, वो बताया कि बाल विवाह, सती प्रथा, भ्रूण हत्या, इन सब चीज़ों को, स्त्रियों के जो पतन की हैं बहुत समस्याएं बताई, ये वो कारण बताए। इन सभी समस्याओं की जड़ जाति एवं ब्राह्मणवादी व्यवस्था को उन्होंने बताया, जिसने महिलाओं को हमेशा से बंधन में रखा और असमानतावादी भेदभाव किया। भारत में दलित महिलाओं के पतन के लिए ब्राह्मणवादी व्यवस्था को अम्बेडकर जी ने मुख्य रूप से जिम्मेदार माना। तो ये समझ में आ गया महिला के सशक्तिकरण के क्षेत्र में उनके क्या विचार थे। नेक्स्ट है ये कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक समतामूलक समाज की स्थापना करना चाहते थे। वे परिवार के अंदर स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देकर तथा जो भ्रूण हत्या है उसको रोकना चाहते थे। समझ आ रहे हो मेरे को, मतलब एक ऐसी सकारात्मक, एक ऐसा एटीट्यूड बनाना चाहते थे महिलाओं की गरिमा की रक्षा करे, उनके प्रति समानता की भावना रखे, उनको सम्मान की भावना रखे, तथा उनको ये जो समाज में फैली कुरीतियाँ हैं, सती प्रथा, बाल विवाह, इन सब से छुटकारा दिलाए, है ना। थोड़ा उच्च लेवल पर सोचने की यार, इतने इंटेलेक्चुअल व्यक्ति से आप यही तो एक्सपेक्ट करोगे ना, और क्या करोगे। तो डॉक्टर भीमराव जी के द्वारा महिलाएं अधिकारों की स्थापना के लिए भारतीय संविधान में अनेक प्रावधान किए गए, बहुत सारे प्रावधान किए गए। आर्टिकल 15 देख लो, है ना, जो आर्टिकल 326 देख लो जिसमें वोटिंग राइट्स दिए गए, है ना जी। एक्ट में 1900, भाई उस समय तो थे ना वो, तभी तो चीज़ें आई सारी की सारी कि भाई लेडी को वोट मिलना चाहिए। हिंदू कोड बिल लेके आए 1955 में, तो वो सारी चीज़ें उन्होंने वही तो थी महिलाओं के लिए। उन्होंने नीति निदेशक जो DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की। महिला शिक्षा के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया, तो वो चीज़ें वहाँ पर उन्होंने की। अब देखो मेनली जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं दलित उत्थान के लिए, तो वो चीज़ें देखो कि दलितों की स्थिति में सुधार के लिए उन्होंने अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में सामाजिक समानताओं की व्यवस्था की। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को कानूनी दृष्टि से अपराध घोषित करने की व्यवस्था की गई, जिसमें दलितों को समानता एवं अस्पृश्यता के व्यवहार से बाहर निकालने में डॉक्टर जी का प्रभाव रहा। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी सबको पता है। आर्टिकल 16 जो लोक नियोजन में, सब चीज़ों में, यहाँ पर जो शिक्षा वगैरह में, जो फॉर्म भरने में या फिर जिस तरह की परीक्षाओं में बैठने में, सारी चीज़ों में वहाँ पर जो आर्टिकल 614 के अकॉर्डिंग ही वो आरक्षण वाली जो व्यवस्था है, वहाँ पर चीज़ें इन्होंने व्यवस्था की। तो सब जगह उनको एक ऐसा मतलब अब उनको स्थापित किया कि नहीं, उनका भी अधिकार है सब चीज़ों पर। अब डॉक्टर अंबेडकर जी के शिक्षा संबंधी विचार समझो, तो बहुत अच्छे विचार है यार। मतलब क्या बोले आप, बस सुनो। शिक्षा संबंधी विचार होते हैं कि शिक्षित हो, संगठित रहो तथा संघर्ष करो। उन्होंने दलित उत्थान के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो कारण बताया वो यही बताया कि सबसे पहले आप शिक्षित बनो, तब सारी चीज़ें हो सकती हैं। डॉक्टर अंबेडकर जी शिक्षा के माध्यम से व्यापक परिवर्तन लाना चाहते थे। समता रूपी समाज की स्थापना के लिए उन्होंने एक सूत्र दिया, कौन सा, कि शिक्षित रहो, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। शिक्षा के माध्यम से ही समाज में अच्छा व्यापक रूप से अगर परिवर्तन चाहते हैं तो उसके लिए शिक्षा होना जरूरी है। स्त्री शिक्षा के बगैर समाज में असमानता स्थापित नहीं की जा सकती, अतः स्त्री शिक्षा हेतु विशेष प्रयास किए जाने चाहिए। दलित वर्ग में शिक्षा के बगैर आत्मविश्वास एवं जागरूकता का संचार नहीं हो सकता,
अतः सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। उनका मानना था कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है, दायित्व है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था होने पर दलितों को भी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। उन्होंने दे दी थी ना निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, आई गई है। और कितने सारे अभी तो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो गया है, आर्टिकल 45 में ये चीज़ें इंक्लूड हो गई हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ें आ गई हैं। अब तो मूल अधिकार में भी है भाई कि आपको शिक्षा पाने का अधिकार मूल अधिकार है। इस प्रकार अंबेडकर शिक्षा के माध्यम से गुलामी की जड़ों को काटकर सामाजिक समानता, आर्थिक उन्नति व राजनीतिक स्वतंत्रता प्रदान करना चाहते थे। ये चीज़ समझ में आ गई, बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। इजी लैंग्वेज में, बहुत इजी लैंग्वेज यार। पता है जनरल चीज़ बताऊं तो इसीलिए इस पीडीएफ को लेके आने का ये जो दर्पण सिविल सर्विसेज के जो इसकी थिंकर्स के जो कंटेंट था, इतना इजी लैंग्वेज में था ना यार, बहुत अच्छे से समझाया गया था। इसलिए मैंने बहुत सारी पीडीएफ पढ़ी, बहुत सारा देखा, बहुत सारे नोट्स देखे, बहुत सारी लेक्सिकॉन वगैरह की जो बुक्स आती हैं वो भी देखी, थिंकर्स के बहुत सारी यूट्यूब पे भी चीज़ें देखी, गूगल वगैरह विकीपीडिया वगैरह भी देखा, लेकिन ना बहुत ही अच्छे से नहीं समझाया था एक व्यवस्थित रूप से। ये इन्होंने बहुत अच्छे से व्यवस्थित रूप से समझाया है यहाँ पर। सामाजिक न्याय की अवधारणा के बारे में बात करेंगे हम डॉक्टर अंबेडकर की। तो डॉक्टर अंबेडकर जी के अनुसार सामाजिक न्याय का जो तात्पर्य है वो व्यक्ति के अधिकार के साथ साथ सामाजिक समानता से भी है। व्यक्ति की जो समानता है वो तो है, लेकिन समाज में भी एक तरह की समानता होनी चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक समानता के क्रम में सर्वप्रथम चाहते थे कि दलित समाज अपने उत्थान के लिए स्वयं प्रयास करे। उन्होंने दलितों को उन सब कार्यों को करने के लिए रोका जो अपवित्र समझे जाते थे, जैसे कि मरे हुए पशुओं को फेंकना। ये मत करो, लेकिन शिक्षा करो, शिक्षित बनो। डॉक्टर अंबेडकर जी के द्वारा दलितों को पाखंड, धार्मिक, कर्मकांड व भाग्यवादी सोच त्याग कर संघर्षशील व कर्मठ बनने की प्रेरणा दी गई। आप समझ रहे हैं, आप कर्मकांड मतलब भैया वो ये समझने लगे थे, भाग्यवादी सोच मतलब समझ रहे हो, भाग्यवादी सोच मतलब वो अब कोई आदमी जैसे मान के चलो कोई पशु जो मर जाता है उसको उठाने का काम करता है, उसको फेंकने का, तो अब वो ना अपने पूर्वजों से करता रहा, उसके दादा भी करते थे, उसके पापा भी करते थे, वो भी कर रहा है। तो ना वो ये सोच के बैठ गया है कि भाई मेरा किसी प्रकार का कुछ अच्छा नहीं हो सकता मेरी लाइफ में, मेरे पापा भी यही करते थे, मेरे दादा भी करते थे, ये हमारा भाग्य है और हमें अब यही करना है। तो वो थी भाग्यवादी सोच। तो उन्होंने उस चीज़ को हटाया, उन्होंने बोला कि भाई इसे त्यागो, ऐसा नहीं है, आप अगर अच्छे से मेहनत करो, पढ़ाई लिखाई करो, संघर्ष करो तो आप कुछ बड़ा कर सकते हो। कर्मठ बनने की प्रेरणा दी। अपने कार्यों के लिए डॉक्टर अंबेडकर 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा नामक संस्था की स्थापना की। इसमें संघर्ष के साथ साथ रचनात्मक कार्यों को भी उन्होंने आगे बढ़ाया। डॉक्टर अंबेडकर जी ने मूक नायक एवं बहिष्कृत भारत जैसे समाचार पत्रों की बताई दिया है मैंने सारी चीज़ें। धार्मिक विचार कैसे थे डॉक्टर अंबेडकर के? तो डॉक्टर अंबेडकर जी देखो सब तरह के सामाजिक विचार, आर्थिक विचार, धार्मिक विचार, संविधान में योगदान, ये सारी चीज़ें मैंने आपको शुरू में ही बोला था और हम उन्हीं चीज़ों पर विचार कर रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर के प्रजातांत्रिक समाज की स्थापना करना चाहते थे। प्रजातांत्रिक मतलब जनतंत्र वाला, जो लोकतांत्रिक समाजवाद है। इसके लिए उन्होंने हिंदू धर्म को समानता, स्वतंत्रता एवं मानवीय गुणों से युक्त बनाने का आग्रह किया। वे धर्म में ऐसे मूल्यों को स्थापित करना चाहते थे जो व्यक्ति एवं व्यक्ति के मध्य समन्वय, गरिमा तथा संबंध स्थापित करें। देख रहे हैं आप कितनी ईजी लैंग्वेज है यार, बहुत अच्छे से बोलने पर ही समझ में आ रहा है, कुछ अलग ऐसा है ही नहीं। वे हिंदू धर्म में विद्वान जो वर्गीय जातिगत जो असमानता है उसको खत्म करना चाहते थे। निम्न वर्ग व जो उच्च वर्ग के बीच में जो असमानता है उसे खत्म करना चाहते थे। जातियों को स्वतंत्र रूप देना चाहते थे। मंदिर जाने के लिए धर्म जो ग्रंथ है उनको पढ़ने के लिए भी उनको ना रोका जाए, जो रोका जाता था। वे धर्म को मानवीय गुणों से परिपूर्ण बनाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने धर्म के लिए मतलब जो धार्मिक सुधारों के लिए या धार्मिक विचारों में उन्होंने बहुत सारे सुझाव दिए कि इस तरह से आप बना सकते हैं। हिंदू धर्म का केवल एक प्रमाणिक ग्रंथ होना चाहिए जिसमें आधुनिक मूल्यों का समावेश हो। उन्होंने ये बोला कि भाई 50 किताबों को पढ़ने से अच्छा है एक जगह सबको कंपाइल करो और ऑथेंटिक बुक बनाओ एक। पंडिताई की वंशानुगत व्यवस्था को समाप्त करो। जिस प्रकार डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए योग्यता की आवश्यकता होती है उसी लिए पंडिताई के लिए भी योग्यता की आवश्यकता हो। क्या गलत बोला भैया? सही तो बोला इनने। पुरोहितों को राजकीय सेवक बनाया जाना चाहिए, राज्य द्वारा उनका चयन किया जाना चाहिए। डॉक्टर भीमराव जी ने 1956 में, देख रहे हो आप कितने व्यक्ति हो रहे हैं भाई, मतलब इतने सारे दलित लोगों के साथ में उन्होंने बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हुए। 1956 में 5 लाख दलित लोगों के साथ बौद्ध धर्म में चले गए। इनका उद्देश्य दलित वर्गों को अपनी एक नई पहचान और महत्वपूर्ण स्थिति प्रदान करना था। 5 लाख लोगों का, अब बताओ कन्वर्टेड टू कन्वर्ट, सोचो कितने सारे लोग, 5 लाख लोग। इनको उस समय मतलब कितने ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्ति होंगे, सोचने वाली बात है, सोच सकते हो बस आप। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के राजनीतिक विचार सुनो। राजनीतिक क्षेत्र में तो
सक्रिय थे ही, तो राजनीतिक विचार तो सुनो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रगतिशील विचारों के माध्यम से स्वतंत्रता को सर्वोच्च स्थान रखते थे। भाई मानवीय स्वतंत्रता सर्वोच्च है। स्वतंत्रता की प्राप्ति पराधीनता को समाप्त करके ही की जा सकती है, परंतु वह स्वतंत्रता के साथ साथ समतापूर्वक समाज को भी सम्मान महत्व देते थे। स्वतंत्रता और समानता की स्थापना केवल लोकतांत्रिक व्यवस्था से ही संभव है। व्यवस्था व्यक्ति को अधिकार एवं समानता प्रदान करती है। वही चीज़ है यार कि समानता कैसे मिलेगी इंसान को, है ना, सभी नागरिकों को भारतीय। अब देखो संविधान क्या है, अब इसको जरा आप संधि विच्छेद करो, तोड़ो, तो क्या निकल रहा है? सम यानी कि समान, विधान यानी कानून। तो समान वो जो कानून समान रूप से हो, यानी कि जो सभी के लिए समान हो, दैट इज कॉल्ड संविधान। तो वही बात हो रही है कि सभी के लिए जो समान कानून है, समानता की बात हो रही है यहाँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा मानवाधिकार, मूल अधिकार, समानता को मौलिक अधिकारों के माध्यम से स्थापित किया गया। कल्याणकारी राज्य की स्थापना को राज्य के नीति निषेध तत्वों में स्थापित किया। संसदीय प्रकार की शासन व्यवस्था को डॉक्टर अंबेडकर जी ने मतलब अच्छा समझा, महत्वपूर्ण समझा। कार्यपालिका को विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाने के ये पक्षधर थे। भारतीय संविधान में कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका के मध्य सामंजस्य बना रहे, मध्य संतुलन बना रहे, ये भी चीज़ ये चाहते थे। इनके जो राजनीतिक विचार थे वो आप अभी वर्तमान संविधान में अच्छे से देख सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनाम गांधी जी। अब देखो गांधी एंड गांधीज़्म इन्होंने बुक दी थी ना, तो भैया इनके बारे में एक बहुत बार पूछा जाने वाला मतलब क्वेश्चन समझ लीजिए, या फिर कोई भी चीज़ इनके आइडियोलॉजी में जो है बहुत ज़्यादा इनकी अगर कहीं बात हो रही है ना, तो गांधी जी से इनके संबंध कैसे थे, है ना, जो शिमला समझौता, वो वाली चीज़ें सारी की सारी, तो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं कई बार, है ना। तो गांधी जी बनाम अंबेडकर, तो महात्मा गांधी और अंबेडकर के बारे में सुनो। तो गांधी जी का जो दृष्टिकोण था वो राजनीतिक स्वतंत्रता, पहले सामाजिक सुधार बाद में। पहले राजनीतिक रूप से व्यक्ति को स्वतंत्रता मिले, बाद में हम समाज सुधार की बात करेंगे। भारत की आज़ादी व्यवहारिक आदर्शवाद थी गांधी जी के संबंध में। और अंबेडकर जी क्या बोलते थे? अंबेडकर जी बोलते थे कि भाई राजनीतिक स्वतंत्रता की बात बाद में करेंगे, पहले समाज सुधार करो। सामाजिक सुधार जरूरी है, समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं पहले वो खत्म करो, बाद में व्यक्ति को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाया जाएगा। सत्य व अहिंसा को व्यवहार में लाना चाहते थे। गांधी जी क्या चाहते थे? तो सत्य बोलो और अहिंसा करो, यानी कि मतलब अहिंसात्मक रहो, हिंसा मत करो। तो ये चाहते थे, ये बोलते थे कि स्वतंत्रता, बंधुत्व, समानता को प्राप्त करना ज़रूरी है व्यक्ति की लाइफ में, व्यक्ति को ज़रूरी है। बंधुत्व यानी कि आपसी भाईचारा चाहिए, समानता ज़रूरी है, स्वतंत्रता ज़रूरी है। गांधी जी जो है राजनीति का आध्यात्मिकरण करना चाहते थे। सत्य विहीन राजनीतिक सिद्धांत निंदनीय है, मतलब सत्य के बिना जो राजनीतिक सिद्धांत है वो गलत है, बेकार है। तो राजनीति का आध्यात्मिकरण कौन करना चाहते थे? गांधी जी। और राजनीति को समाज के भीतर की शक्ति से जोड़ते थे अंबेडकर जी। इनके बीच में मतलब अंतर मतलब इनकी जो विचारधाराएं भी उनमें क्या अंतर था? राजनीति की भारतीय अवधारणा जिसमें केंद्र में सत्य, अहिंसा, प्रेम हो तथा बहुमत का नियम हो और सर्वसम्मति जो तत्व है वो होना चाहिए, ऐसा गांधी जी चाहते थे। अंबेडकर जी चाहते थे कि राजनीति की पश्चिमी अवधारणा समझे चले, संसदीय लोकतंत्र होना चाहिए, राजनीतिक शक्ति का पृथक्करण होना चाहिए तथा बहुमत का जो नियम है वो ये भी स्वीकार करते थे कि हाँ होना चाहिए। ये क्या बोलते थे कि बहुमत का नियम होना चाहिए, लेकिन गांधी जी बोलते थे कि सर्वसम्मति की बात होनी चाहिए। मतलब जैसे संविधान में करी गई, क्या करी गई? सर्वसम्मति करी गई। तो भाई एक मतलब किसी भी चीज़ पे विचार विमर्श हो रहा है तो आप ऐसा नहीं है कि 10 लोग पक्ष में और 5 लोग विपक्ष में, उन 5 लोगों को भी पक्ष में लाया जाएगा, उनके तर्कों को, उनकी चीज़ों को समझाकर जहाँ तक संभव हो सके। तो वैसा चाहते थे कौन? गांधी जी। लेकिन अंबेडकर जी कहते थे कि बहुमत के नियम की सरकार हो, जहाँ बहुमत है वो चीज़ होनी चाहिए। सत्ता का विकेंद्रीकरण, ग्राम स्वराज, ये सत्ता का विकेंद्रीकरण चाहते थे। आर्टिकल 45 में आपने देख ही लिया होगा, आर्टिकल 40 में आपने देख ही लिया होगा। सत्ता के केंद्रीकरण, सशक्त केंद्र वाली संघात्मक व्यवस्था के समर्थक थे ये। समाज सुधार का जो आशय था वो था परिवार सुधार और हिंदू सुधार, ये गांधी जी का जो आशय था वो था। इनका जो छुआछूत जैसे और जो अहम जो छुआछूत, अनटचेबिलिटी, समानता, ये सब चीज़ें इनके सामाजिक सुधार का जो आशय था, आधार था, वो ये था। धर्म सत्य के अनुसरण का एक मार्ग होने के कारण आध्यात्मिकता से युक्त था। आध्यात्मिकता की ओर गांधी जी का विशेष झुकाव था। धर्म विवेकशीलता से निर्मित सांसारिक सच्चाई का रास्ता था, इन्होंने ऐसा बोला। कुटीर उद्योगों और ट्रस्टीशिप जैसे बड़े बड़े इन्होंने सिद्धांत दिए। जो अंबेडकर जी थे वो ये बोलते थे कि भाई बड़े बड़े उद्योग होने चाहिए, कुटीर उद्योग हो, ठीक है। ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का, कुटीर उद्योग ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का किसने बोला? अंबेडकर जी ने बोला। और गांधी जी ने बोला और अंबेडकर जी ने बोला कि बड़े बड़े उद्योग होने चाहिए देश में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फैक्ट याद रखना, ये किसी को याद रहता नहीं है, ठीक है। स्वदेशी भावना प्रबल और मशीनीकरण का विरोध किया। इन्होंने जो मशीनीकरण है, जो मैकेनिज्म है, जो भैया आज आधुनिक मशीनें आ गई हैं, इसका गांधी जी विरोध करते थे कि अगर मशीनें आ जाएंगी तो व्यक्ति बेरोजगार हो जाएगा, ऐसा मानना था और सच में भी है।
राज्यकृत्य हस्तक्षेप और सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर इन्होंने बल दिया। नैतिक पहलू दृष्टिकोण से हर पहलू को देखा जाता है। कानूनी दृष्टिकोण के बगैर किसी भी विषय को पूर्ण नहीं माना जा सकता। ऐसा मतलब गांधी जी नैतिकता के पक्षधर थे। नैतिकता के हिसाब से जो है हर पहलू को देखा जाना चाहिए, लेकिन अंबेडकर जी बोलते थे कि हर पहलू को कानूनी रूप से देखा जाना चाहिए कि वो सही है या नहीं है। अब देखो नेक्स्ट है नाम मनोहर लोहिया। तो लोहिया जी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो हमारी बनाएंगे, उसमें चर्चा करेंगे विस्तार से। यहाँ आपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में देखे तो आराम से वीडियो को रोककर आप खुद से भी आराम से उसे स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। और मैंने बहुत इजी से समझाया है, आराम से चीज़ें रखी हैं, तो आप उसे वीडियो को पॉज करके भी आराम से खुद से भी पढ़ सकते हैं अगर आपको कहीं लैंग्वेज में या फिर थोड़ा सा समझाने में कहीं इशू ऐसा होता है तो। वैसे होगा नहीं, मैंने बहुत हद तक कोशिश की है। सबसे जो मेन बात है ना वो ये है यार कि इस मतलब लेके आना, इस कंटेंट को लेके आना ढूंढ ढाड़ के, तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात थी जिसके लिए बहुत 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 ज़्यादा मेहनत लगी है, ठीक है। तो थैंक यू, क्योंकि पीडीएफ बहुत थी, कंटेंट बहुत था, बहुत जगह लिखा था, तो मैं चाह रहा था कि ईजी चीज़ें किसने लिखी हैं बहुत वो मैं आपके सामने लेके आऊँ। तो थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो यार चैनल सब्सक्राइब कर दिया करो। ये हमारी एक सीरीज़ चलेगी थिंकर्स की, ठीक है ना। थैंक यू, जय हिंद।